हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज से हम 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। यानी कि हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भारत की क्या स्थिति है और भारत का क्या आकार है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट करा दी है। मैंने पहले किसी चैप्टर को कराया, उसकी थ्योरी कराई है, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ाई है। ये साइड में जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट दिख रही हैं और ज्योग्राफी की 2 दिख रही हैं और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की 2 दिख रही हैं। तो अगर आपके छोटे बहन भाई कोई भी 6th, 7th या 8th क्लास की ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके अपनी क्लास के अनुसार वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी भी मैं जो 9th का आज चैप्टर शुरू कर रही हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से कराऊंगी बोर्ड पर, उसके बाद मैं इसके एमसीक्यू कराऊंगी। तो जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका जो 9th क्लास है की जो बुक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू करना जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर की जब थ्योरी हो जाएगी उसके बाद मैं एमसीक्यू वाली वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, देखो वर्ल्ड मैप क्या होता है, एक तरह से ग्लोब होती है। जो ग्लोब के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, आपको 6th क्लास में बताया गया था ग्लोब के बारे में। जिनको याद नहीं है मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ है। बिल्कुल वैसे ही दिखती है ग्लोब जैसे हमारी पृथ्वी एक्चुअल में है। ठीक है, अब ग्लोब को ही हम चपटे सतह पर जब चित्रित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप है ये, और वर्ल्ड मैप में मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि हमारा जो भारत है वो यहाँ है। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि जो पृथ्वी पर खड़ी हुई रेखा है, ठीक है, जो इस तरह से कर्व लाइन में खड़ी रेखा है, देखो आपने पढ़ा मतलब 6th क्लास में देखा होगा। देखो मैं छोटा सा ये बना रही हूँ आपको, ये क्या है, पृथ्वी है ना। एक तरह से ग्लोब बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ नीचे। अब देखिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरह से कुछ लाइनें हैं, उनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, जब भी देशांतर का जिक्र आए तो सोच लेना इस तरह वाली रेखाओं की मैं बात कर रही हूँ। और जब भी आपका अक्षांश के लिए बोला जाए तो ये इस तरह से जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, और देखो इंग्लिश में जो देशांतर है, जो खड़ी रेखाएं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई रेखाएं अक्षांश है उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखो उसी तरह से ग्लोब पर इसी तरह से वर्ल्ड मैप पर बने होते हैं। ठीक है, देखो ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, कर्व लाइन में जो आ रही हैं इस तरह से, ये हैं आपके देशांतर, और इस तरह से जो रेखाएं आ रही हैं, लेटी हुई रेखाएं, ये हैं आपके अक्षांश। ठीक है, तो देखो पूरी पृथ्वी को एक अक्षांश है 0 डिग्री। ठीक है, कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश है, और इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम विषुवत भी बोलते हैं, कई सारे नामों से हम इसको जानते हैं। तो ये एक रेखा है, और ये जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, किसको, पूरी पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अब इसी तरह से जो देशांतर है उनका भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे मिड वाला देशांतर है, एक मिनट मैं मैप में आपको देख के बताती हूँ। देखिए ये है बिल्कुल जो मिड वाला देशांतर है वो ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। अब हमारा भारत की स्थिति क्या है, हमारे भारत की स्थिति है यहाँ, यानी कि अब देखो इस वाली रेखा को आप भूल जाइए। अब इसमें देखिए आप ये जो अक्षांश है 0 डिग्री, इससे ऊपर वाले जो भी देश आएंगे वो आएंगे उत्तर में। ठीक है, और नीचे इससे 0 डिग्री से जो नीचे वाले देश हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे दक्षिण में। ठीक है, उत्तर में आएंगे इससे ऊपर वाले, और दक्षिण में आएंगे इससे नीचे वाले, है ना। उसी तरह से ये जो बीच वाला देशांतर है इसके पूर्व वाले आएंगे, इधर वाले आएंगे पूर्व में, और इस देशांतर के इधर वाले आएंगे पश्चिम में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना कि देशांतर क्या है और अक्षांश क्या है। अब देखिए हमारे भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पर भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा है, एक बड़ा देश है। और देखिए
यह ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। अब उत्तर पूर्व का क्या मतलब हुआ? उत्तर पूर्व का मतलब हुआ कि देखो ये 0 डिग्री है ना, इससे ऊपर है, यानी कि उत्तर में है, ठीक है। और अगर हम देशांतर का हिसाब देखें तो ये कहाँ है? पूर्व में है, ठीक है। ये कहाँ है? पूर्व में है। तो भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर, ये वाली होती है दक्षिण, ये वाली होती है पूर्व आपकी, और ये वाली होती है पश्चिम, ठीक है। तो हमारा भारत का इधर है, तो वैसे भी इसकी देखो इधर है ना हमारा भारत, तो ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व, है ना। इस तरह से ही तो होती है। तो हमारा हमारा जो भारत की स्थिति है वर्ल्ड मैप में, वो कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हैं, ये सब मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है कुछ भी। मैं जो भी पढ़ाती हूँ लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी में मिलेगा। मैं अगर उदाहरण भी दे रही हूँ, कुछ भी चीज दे रही हूँ, तो वो सब आपकी एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन मिलेंगी। और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ ये चीज। देखिए ये मेरे पास एक मैंने बुक परचेज की है, ठीक है। तो देखो इसमें लाइन टू लाइन जितनी भी चीजें हैं सारी इससे ही मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैडम अपनी तरफ से पढ़ा रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा आपकी एनसीईआरटी से ही लिखा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एनसीईआरटी से ही पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, उससे बाहर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखिए हमने देख लिया कि भारत की क्या स्थिति है। अब हम देखते हैं कि जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये तो सबको पता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है वर्ल्ड में? रूस है। दूसरे नंबर पे आपके कनाडा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि अमेरिका, इस पूरे को भी अमेरिका बोलते हैं, इसको भी अमेरिका बोलते हैं, इसको भी। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ कि देखो ये पूरा जो महाद्वीप है इसको बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है। जो नीचे वाला महाद्वीप है उसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका। अब देखो उत्तरी अमेरिका में एक देश है, उत्तरी अमेरिका के, एक मिनट, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण की तरफ एक देश है जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अब आपको ये जो ब्लैक ब्लैक में मैंने दिखाया है, ये क्या कौन सा है? ये है आपका अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। तो अमेरिका कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ही अमेरिका एक देश है, ठीक है। उसी तरह से अफ्रीका में एक दक्षिण अफ्रीका देश है, ठीक है। साउथ अफ्रीका एक देश है, ये पूरा अफ्रीका है। और अफ्रीका में एक देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये दो चीज कंफ्यूजन वाली होती है, तो मैंने आपको बता दी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। अब देखिए ये हो गया आपकी उत्तरी अमेरिका, ये होगी दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था अमेरिका, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखना कि सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है आपका चाइना, है ना। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। देखो ब्राजील यही है। एक मिनट दूसरा पेन लेती हूँ, चल नहीं रहा है ये वाला पेन। हाँ देखो ब्राजील कहाँ है? देखो ये वाला जो देश है ये हो गया आपका ब्राजील, ठीक है। ये आपका ब्राजील हो गया। और छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सातवां कौन सा है? अपना भारत है। सातवां कौन सा है? अपना भारत है। अब देखिए हमने ये चीज अच्छे से देख ली। जो भारत का क्षेत्रफल है, ये जितना भी भौगोलिक विस्तार है वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जितना भी भौगोलिक विस्तार है उसका जो भारत है वो कितने परसेंट है? 2.4%। कितना है? ओनली 2.4% है, ठीक है। आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितनी भागीदारी है भारत के क्षेत्रफल की? 2.4%। अब हम जानेंगे भारत की स्थिति, ठीक है। तो भारत की स्थिति के लिए हमें ये वाला मैप हटाना पड़ेगा और भारत वाला लगाना पड़ेगा। चलिए उसको भी देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं भारत की स्थिति, ठीक है। अब देखिए हमने ये जान लिया कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और जो ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक इसमें दिया हुआ है भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट ये जो घड़ी में मिनट होती है ना, उसी वही वाला हिसाब लिखा हुआ है यहाँ पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर देशांतर
तक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी उत्तर लिखा है इन्होंने और यहाँ पे भी उत्तर लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए भारत के मैप में देखिए, आप इधर आ जाइए कि ये किसकी बात हो रही है, अक्षांश की बात हो रही है। अक्षांश यानी कि लेटी रेखाएं, ठीक है, यानी कि इस तरह से जो लेटी रेखाएं, अब देखो वर्ल्ड मैप में आपको दिख रही थी तो भारत में भी होंगी, बहुत सारे अक्षांश आते होंगे। तो हमारे भारत का जो विस्तार है वो अब यहां से कोई एक देशांतर गया है, वो कितने डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट है। वो कितने हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। देखो यहां से निकला है, ठीक है, कहां से, लद्दाख से। पहले हम इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, लद्दाख अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश हो गया है और आपका जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, ठीक है। तो लद्दाख से निकली टच कर रहा है, लद्दाख को कौन कर रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, देशांतर ऊपर में, ठीक है। इस तरह से है ये देशांतर, देखो पूरा ही होगा, ऐसा नहीं है केवल यही होगा, पूरा ही देशांतर है, ठीक है। अब देखिए नीचे में कौन सा देशांतर है, नीचे की तरफ है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, देखो ये यहां आप देख पा रहे हैं नीचे कन्याकुमारी का ये इन्होंने पॉइंट बता रखा है, यानी कि एक देशांतर ऐसे निकला है आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाला, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट वाला एक देशांतर निकला है उत्तर में, और उसी तरह से एक निकला है आपका 37 डिग्री 6 मिनट वाला देशांतर उत्तर में। अब उत्तर उत्तर हमने 2 बार क्यों बोला है, देखो इसको तो हमें दक्षिण बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इसको उत्तरी बोला है, ठीक है, और इसको तो उत्तर हमने ठीक बोला है। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहती हूँ। देखिए हमारी भारत की जो कंडीशन है वो कहाँ है, उत्तर में है, ठीक है। तो यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे ऊपर वाले जितने भी अक्षांश है हम सबको किसमें काउंट करेंगे, उत्तर में। तो भारत में जितने भी अक्षांश गुजरेंगे वो कहां से गुजरेंगे, उत्तर से गुजरेंगे, ठीक है, उत्तर से गुजरेंगे ना, दक्षिण से तो कोई नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, उत्तर में है। उसी तरह से देखो देशांतर है, देशांतर भारत के जो भी देशांतर है इसमें पश्चिम में नहीं आएगा कोई भी देशांतर, क्योंकि भारत की स्थिति कहाँ है, वर्ल्ड मैप में पूर्व में है। तो हम जब भी भारत के अक्षांश या देशांतर के बारे में बात करेंगे तो उत्तर में काउंट करेंगे उसके सारे अक्षांश को, और पूर्व में काउंट करेंगे उसके देशांतर को। आपको समझ में आ गया ना, 2 बार उत्तर क्यों आया है, नीचे वाला भी हमने उत्तर में काउंट करा है क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, वर्ल्ड मैप में उत्तर में है, ठीक है। और हमने भारत जो देशांतर है उनको पूर्व में काउंट करा है क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो जो मिड वाला 0 डिग्री वाला जो देशांतर है उसके पूर्व में है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि क्योंकि हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखिए हमने अच्छे से जान लिया अक्षांश के बारे में, अब हम जानेंगे देशांतर के बारे में, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि कन्याकुमारी वाला जो अक्षांश है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन हमारा जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है, अक्षांश है, वो कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। कितना, 6 डिग्री 45 मिनट है ना। क्योंकि देखो ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो ये जान रहे होंगे कि ये भारत है, ठीक है। भारत के कुछ द्वीप समूह हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, अंडमान और निकोबार, ठीक है। निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे भारत में ही है ना, ये द्वीप समूह है और ये हमारे भारत में ही काउंट होते हैं क्योंकि ये हमारे भारत का हिस्सा है ना। तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या हो गया था, डूब गया था सुनामी की वजह से, ठीक है। जब यहाँ पर सुनामी आई थी तो जल इतनी स्पीड से आया कि जो पॉइंट था लास्ट वाला, हमारा सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट था उसको डुबा दिया उस पानी ने, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारे भारत का वो कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो देखो कन्याकुमारी में ये वाला है और आपका अंडमान निकोबार में ये वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम में जो भी इन दोनों में से आए आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा करेक्ट करना है, ठीक है। दोनों कभी नहीं मिलेंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो वो बोलेंगे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा, ये है ना। अब आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरह से भारत में अक्षांश है, अक्षांश की क्या कंडीशन है। अब देखिए भारत की चौड़ाई यानी कि ये वाला, ठीक है, भारत की चौड़ाई 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, पूर्वी देशांतर तक है। अब देखिए उत्तर में इस तरह से जो देशांतर है,
ठीक है, मैंने आपको बताया ना इस तरह से देशांतर है, ग्लोब में आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो इस तरह से जो देशांतर है, तो जो सबसे हमारा पूर्व वाला देशांतर है वो कौन सा है, देखो इस तरह से ये गोल देशांतर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से गोल में देशांतर आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, गोलाई में है ना सारे देशांतर, इस तरह से। तो जो सबसे पूर्व वाला देशांतर है वो हो जाएगा आपका 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। ठीक है, और पूर्व में ही इसकी कंडीशन क्या है, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, कितना 97 डिग्री 25 मिनट है। अब आपको समझ में आ गया है ना कि जो अक्षांश है वो क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है ना। और देशांतर कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है लाइन दी हुई है कि देखो एक तो होता है वर्ल्ड मैप में 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और आपने 6th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कई चैप्टर ग्लोब के बारे में ही दे रखे हैं उसमें, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है अगर आपने पढ़ी होगी 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो एक तो होता है आपका 0 डिग्री, जो आपके 1 मिनट में आपको वर्ल्ड मैप में बता देती हूँ। देखो ये तो हो गया आपका 0 डिग्री, है ना। इसी तरह से एक रेखा आपकी 23.5 डिग्री गुजरी है उत्तर में, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उसी तरह से एक रेखा दक्षिण में है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा से हमारे भारत का कोई लेना देना नहीं है, हमारा भारत का जो लेना देना है वो है कर्क रेखा से। ठीक है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, देखिए कहाँ है 23.5 डिग्री रेखा, देखो ये रही। तो ये जो रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से निकली है, देखा आपने किस तरह से ये बीचों बीच से निकली है। ठीक है, अब हम अपने भारत वाले मैप में देखते हैं कि देखिए ये जो रेखा मैंने दिखा रखी है ब्लू कलर की, ये है कर्क रेखा। ठीक है, और जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके जो नीचे वाला भाग है हम उसको दक्षिण भारत बोल सकते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी भारत बोल सकते हैं। देखो कई बार किताबों में ये मेंशन होता है, एक मिनट मैं आप रख देती हूँ जी। देखो कई बार किताबों में ऐसा आपने पढ़ा होगा कि उत्तर भारत में ये चीज पाई जाती है, दक्षिण भारत में ये चीज पाई जाती है, दक्षिण भारत ऐसे सुना होगा ना। वो कहाँ से आप डिसाइड करेंगे, आप यहीं से डिसाइड करेंगे कि कर्क रेखा से जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहाँ आएगा, दक्षिण भारत में। मेनली जो दक्षिण भारत शुरू होगा, देखिए ये कहाँ से शुरू होगा, महाराष्ट्र आपका दक्षिण भारत में आएगा। और ये आपका मध्य प्रदेश नहीं आएगा दक्षिण भारत में, मध्य यानी बीच वाला प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नहीं आएगा दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, और ये आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आपके दक्षिण भारत में। ठीक है, तो अब देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछा जाता है ये कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से निकली है। अब हम देखेंगे कौन कौन से राज्य से निकली है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग नोट कर लीजिए या अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो कौन कौन से राज्य से निकली है, गुजरात है ना, राजस्थान। देखो राजस्थान का बहुत थोड़ा सा एरिया आ रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है अगर आप माइंड में ऐसे सोचो अपने माइंड में कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से निकली है, तो राजस्थान आपके माइंड में नहीं आता है, क्योंकि राजस्थान का देखिए कितना छोटा सा भाग है, इतना छोटा सा भाग आ रहा है राजस्थान का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से ये आपकी कर्क रेखा निकली है। ठीक है, भारत के ध्यान रखना ये कितने डिग्री है, ये है आपके 23.5 डिग्री। ठीक है, ये कितनी डिग्री है, ये देखिए मैंने ये आपको देशांतर का हिसाब लिख रखा है, ये है आपके 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री है। और इसके बारे में विस्तार से आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है 6th क्लास की एनसीईआरटी और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मिलेंगी आपको। अब देखिए जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के जो भूभाग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत की जो जमीन है उसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको, 32.8 लाख किलोमीटर। और जब मैं एमसीक्यू कराऊंगी तो उसमें पूछूंगी, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले ही अपना आंसर टाइप कर देना। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने देख लिया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, मैंने पहले आपको वर्ल्ड मैप में गिनवा दी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार में लगभग 30 डिग्री है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है कितना है, 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री किस हिसाब से हो गया, अब मैं आपको बताती हूं। देखिए जो ऊपर सबसे उत्तर वाला अक्षांश है वो कितना है हमारा, 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे दक्षिण वाला देशांतर कौन सा अक्षांश कौन सा है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और भी बहुत सारे देशांतर है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 ही देशांतर निकले हैं भारत से, बहुत सारे देशांतर है यहाँ, लेकिन जो हमारे काम की चीज होती है हम उसे याद करेंगे, सबको तो याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी देशांतर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उनको याद कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों देशांतरों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख रखा है, लगभग कितना है, 31 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, उसी तरह से हमने दोनों देशांतरों का टाइम दोनों देशांतरों को लिखा यहाँ पर, 97 डिग्री 25 मिनट और माइनस 78 डिग्री 7 मिनट। इन दोनों का जो माइनस करके आया वो आया है 29 डिग्री आपका 18 मिनट, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 डिग्री कम है, यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा है, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 30 डिग्री जो भारत का विस्तार है वो है। ठीक है, चाहे आप लंबाई में मान लें 30 डिग्री, चाहे आप चौड़ाई में मान लें, कैसा भी आप मान सकते हो, लेकिन कितने डिग्री है, 30 डिग्री विस्तार है आपके भारत का। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, देखिए भारत की लंबाई अगर हम देखें लद्दाख से और आपके कन्याकुमारी तक। ठीक है, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, देखो एक मिनट में लाइन खींच के आपको बताती हूँ कि लद्दाख से और कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। देखो एक एक पॉइंट जो भी मैं बता रही हूँ आपको, एक एक संख्या आपको याद करनी है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने बता दिया आपने छोड़ दिया, बात खत्म। एक बार मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, एक बार आपको अपनी पूरी किताब बहुत अच्छे से डीप में शांति से बैठकर रीड करनी है, ताकि ये चीजें आपको याद रह जाए। याद करने का यही तरीका होता है कि आप एक बार टीचर करा रहा है और 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए उसका, और 1 बार आप उसके एमसीक्यू कर लीजिए। ठीक है, जो लोग थोड़े बड़े हैं मतलब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बस 1 बार रिवीजन कर लेंगे, उनको उसमें याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 से 3 बार ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आपने आज ये वाली वीडियो देख ली, कल किसी दूसरे टीचर की देख ली, परसों किसी तीसरे टीचर की देख ली, तो आप चाहे जितने मर्जी टीचरों की देखते हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा, एक बार आपने किसी भी टीचर की वीडियो देख ली, उसके बाद आप खुद रीड कीजिए कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है, अब आपको क्या बता रही थी मैं कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो कितने डिग्री है, कितने लंबाई है उसकी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 3214 किलोमीटर, है ना। वहीं अगर हम भारत की चौड़ाई देखें तो भारत की चौड़ाई कितनी है, देखो भारत की चौड़ाई होती है यहाँ से स्टार्ट आपके गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ऐसे तिरछा हम देखेंगे, तिरछा इसलिए देखेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है अरुणाचल प्रदेश, जबकि ये जो है ये मिजोरम जो है थोड़ा अंदर की तरफ है, तो हमें पूरी चौड़ाई निकालनी है। तो देखो गुजरात के पॉइंट से, इस पॉइंट से, और हम अरुणाचल के उस पॉइंट तक देखेंगे, तो भारत की जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। कितनी, 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, देखिए हमारा जो भारत का विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है हमारे भारत का विस्तार। यानी कि जब सूर्य निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का फर्क होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशांतर निकले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य कितने बजे दिखेगा, 4 बजे दिखेगा, तो हमारे गुजरात में कितने बजे दिखेगा, 6 बजे दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए दफ्तर आने जाने का टाइम में, है ना, स्कूल के आने जाने के टाइम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। इस गड़बड़ से बचने के लिए भारत ने क्या किया है कि एक बीचों बीच से एक रेखा निकाली है जो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से निकली है। वो कौन सी है, 82.5 डिग्री। कितने डिग्री, 82.5 डिग्री। हमारा जो टाइम सेट है
वो किस, हमारी जो घड़ी सेट है वो किस देशांतर से सेट है, 82.5 डिग्री से है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कितना, 82 डिग्री 30 मिनट से हमारी जो घड़ी है वो सेट है। हम इसको भारत की मानक समय रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की मानक समय रेखा, क्योंकि हमारे भारत में जो टाइम का निर्धारण है वो इस वाले देशांतर से किया गया है। ठीक है, मैंने बताया ना कि भारत में बहुत सारे देशांतर होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उनको याद रखेंगे। तो हमारा जो 82.5 वाला डिग्री वाला है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो देशांतर है इससे हमारा टाइम का निर्धारण किया गया है। क्यों किया गया है? कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाला टाइम लेते तो जो, अगर अरुणाचल प्रदेश वाला टाइम लेते और 9 बजे अरुणाचल प्रदेश में दफ्तर आने का समय होता, और फिर गुजरात में कितना होता, वही समय 11 बजे वाला हो जाता। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, जो सांझ होती है वो जल्दी होती है, यहाँ 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है, और गुजरात में 7-8 बजे अंधेरा होता है, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है ना। तो हमने इस 2 घंटे के डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किया, एक 82.5 डिग्री देशांतर खींच लिया। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा बना ली और इसके हिसाब से हमने टाइम का निर्धारण कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो टाइम का निर्धारण है वो इससे होता है, और ये कहां से निकली है, ये हमारे यूपी के मिर्जापुर से निकली है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से गुजरती है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। देखो उत्तर प्रदेश से निकलती है, बहुत थोड़ा सा भाग इसका मध्य प्रदेश में आता है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ से निकलती है, और बहुत थोड़ा सा भाग ही इसका किस में आता है, उड़ीसा में। जब भी काउंट करने के लिए आता है पेपर में तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, उड़ीसा को नहीं काउंट कर पाते हैं, क्योंकि जब हम माइंड में रिकॉल करेंगे कि जो 82.5 डिग्री है वो इस तरह से निकली हुई है, तो क्योंकि इसको मतलब उड़ीसा में बहुत ही कम इसका भाग आ रहा है। जैसे जो कर्क रेखा था उसका बहुत कम भाग किसमें आता है, आपके राजस्थान में, तो उसी तरह से उड़ीसा में बहुत कम भाग आता है, और फिर आता है थोड़ा सा भाग इसका आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आप इन सारे प्रदेशों को ध्यान रखना कि आपका जो 82.5 डिग्री रेखा है उसका भी ध्यान रखना है, और आपको कर्क रेखा का भी ध्यान रखना है। ये दोनों रेखा कौन कौन से प्रदेश से होकर गुजर रही है वो आपको ध्यान रखना है, और वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर मेरे बताने से याद ना हो तो आप क्या करेंगे, एक बार किताब से रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। देखो यूपी से निकली है, एमपी यानी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं। ठीक है, अब देखिए एक द्वीप समूह तो आपके अरब सागर में, देखो भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, भारत का लक्षद्वीप। ठीक है, और दमनद्वीप। दमनद्वीप, जो दमनद्वीप समूह है वो तो देखो यहाँ है, मुंबई के आसपास, सॉरी महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात और महाराष्ट्र के मतलब इधर है कौन सा, दमनद्वीप समूह। और एक है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है, ये है ये इधर की तरफ है, केरल की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की स्थिति भारत में किस तरफ है, पूर्व में है या पश्चिम में है, तो आपको क्या बोलना है, पश्चिम में है। और लक्षद्वीप किस में स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बंगाल की खाड़ी भी दी जाएगी ऑप्शन में, लेकिन आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं निशान लगाना है, आपको किधर निशान लगाना है, अरब सागर में। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आपके कौन कौन से द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 2 द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार। ये भी भारत का, ये लक्षद्वीप भी और अंडमान निकोबार भी ये क्या है, भारत के ही द्वीप समूह है, और भारत का ये अभिन्न भाग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात हो रही है। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि देखो यहां से स्टार्ट होगी स्थलीय सीमा, गुजरात से, ठीक है, राजस्थान होती हुई और आपके पंजाब होती हुई, जम्मू कश्मीर होती हुई, लद्दाख होती हुई, और ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, वहां यहां से फिर नेपाल नेपाल नहीं बोलेंगे, इधर इधर वाला बोलेंगे, उत्तर प्रदेश है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। आपका सिक्किम के बाद में ये आ रहा है आपका पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल के बाद में असम, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा तक। ठीक है, त्रिपुरा तक भारत की क्या है, स्थल। देखो इधर भी आएगी त्रिपुरा और इधर मेघालय, ये पूरा आएगा। ठीक है, ये क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। इस सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने इसलिए ये बताया है आपको ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि स्थलीय सीमा कौन सी है और जलीय सीमा कौन सी है। अब देखिए हम देखेंगे जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जलीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखिए जलीय सीमा में कौन कौन सी चीज काउंट होंगी। देखो दूसरे पेन से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे कि क्या है। देखिए यहाँ गुजरात से शुरू हो जाएगी आपकी जलीय सीमा, क्योंकि गुजरात में स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। गुजरात, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कौन सी है आपकी जलीय सीमा है, प्लस अंडमान की जलीय सीमा, प्लस निकोबार की जलीय सीमा, प्लस लक्षद्वीप की जलीय सीमा। ये सारी सीमाएं मिलाकर हमारी जो जलीय सीमा टोटल जो जल की जो सीमा है वो कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अच्छे से हमने देख लिया भारत के बारे में। अब इसके आगे हम देखेंगे, आगे वाला आपका जो हेडिंग है, एक मिनट मैं देख लेती हूं। देखो आगे वाला जो हेडिंग है वो है आपका भारत और विश्व। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 9th क्लास के सारे आपके सब्जेक्ट कराऊंगी। सारे सब्जेक्ट का मतलब है एसएसटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी और उसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी। ठीक है, और साथ ही साथ में 10th क्लास का भी करा रही हूँ। अगर आप 10th क्लास का भी साथ साथ कवर करना चाहते हैं, जैसे किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की या टीजीटी, पीजीटी की, किसी भी चीज की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ के साथ आपको 10th क्लास की भी वीडियोस मिलेंगी। इस चैप्टर के बाद मैं 10th की भी डालूंगी, 9th की भी डालूंगी। ठीक है, कभी 9th की कभी 10th की, तो आप देख सकते हैं दोनों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखना। जो सबसे शुरू में मैंने बताया था कि प्लेलिस्ट है, आपको कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लीजिए। आपको जिस भी क्लास का एमसीक्यू देखना है या आपको थ्योरी वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।